गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आज का वीडियो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जे एडवांस्ड के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, वहां पे आज का वीडियो ये चौथा वीडियो है जहाँ पे हम 2020 से 2024 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो 2020 में पूछा गया था जेई एडवांस में। तो 2024 2020 से 2024 का अगर आज हम कवर कर लेते हैं तो ये लास्ट वीडियो भी होगा। स्टार्ट किया जाए। Two identical non-conducting solid sphere of the same mass and charge are suspended in the air from a common point by a two non-conducting massless strings of the same length। अच्छा, कहता है कि दो स्फीयर को सस्पेंड किया गया दो नॉन कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, और ये स्फीयर कैसा है? ये स्फीयर सॉलिड है और ये नॉन कंडक्टिंग है। कहता है कि एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। अगर इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम में एंगल है वो अल्फा है, तो स्फीयर आर नाउ इमर्स्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। अब क्या किए कि अब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिए। कुछ एक मटेरियल होगा जो जिसको डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद अब यहाँ पे फिर से जब 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 इस सेटअप को उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डुबा दिए हैं, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन द सेम। उसके बाद एंगल जो स्ट्रिंग के बीच में है ना, वो अभी भी सेम है। अच्छा, तो दो कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे कुछ चार्ज है, आइडेंटिकल है वो, और सेम चार्ज है उसमें और सेम मास है उसका। इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, इस पे भी चार्ज क्यों, इस पे भी चार्ज क्यों। ठीक है भाई। अब ये अल्फा का जो एंगल बनेगा ये इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों ही मास और दोनों ही चार्ज पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से। कूलम फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है कि नहीं? तो दोनों का चार्ज अगर इक्वल है तो उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इतनी बातें अगर ठीक है तो एंगल, और फिर जब डाइलेक्ट्रिक में डाले जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 दिया हुआ है, तो उसके बाद भी एंगल अल्फा ही रहा, अल्फा एंगल चेंज नहीं हुआ। तो समझते हैं कि कैसे करें, क्या क्या होगा। स्फीयर का डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स स्फीयर का रिड्यूस हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिए तो। और कहता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन चेंज। क्या वो सेम रहेगा, क्या वो रिड्यूस हो जाएगा? डेंसिटी कितना होगा? जो मास है, जो स्फीयर है उसका। ठीक है। और टेंशन का क्या हाल होगा? क्या वो भी रिमेन अनचेंज रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? ये सारी बातें हमें समझनी है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये स्फीयर आ जाता है, सबसे उसके बाद ये एंगल अल्फा आ जाता है। यहाँ पे मास m है इसका, इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज q है। इस पे भी मास m है, इस पे भी चार्ज q है। मैं इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो यहाँ पे फोर्सेस जब बनाते हैं कुछ इस तरह से। फोर्सेस, ये हो गया कूलम फोर्स इस पे, इस चार्ज की वजह से हॉरिजॉन्टल पर, अवे फ्रॉम दी ब्लॉक, अवे फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी स्फीयर। और क्योंकि रिपल्सिव है और टेंशन का डायरेक्शन ऐसे बनाए और नीचे एक ग्रेविटी की वजह से mg भी बनाए, है कि नहीं? अब टेंशन का दो कंपोनेंट मिलेगा, सही बात है। मानता हूं कि इसके बीच का एंगल 2 अल्फा है। ऐसा मानने का ये रीजन है कि जब इसके बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये वाले साइड में जो एंगल है ये भी अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इस वर्टिक अब यहाँ से ये जो वर्टिकल एंगल है ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है कि नहीं? फिर मेरा टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो टेंशन का कंपोनेंट होगा वो टू टी कॉस अल्फा होगा, और जो टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो टी साइन अल्फा होगा। चलो ठीक है। यहाँ पे जो था कूलम फोर्स था, नीचे जो था वो mg था। सही बात है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से सारे x वाले फोर्सेस को जीरो करूंगा एक बार, और सारे y वाले फोर्सेस को जीरो करूंगा एक और बार। क्योंकि क्या कहा है कि अल्फा जब उस पे सेपरेशन आ गया, जब अल्फा सेपरेशन आ गया दोनों ब्लॉक पे, तो इस केस में वो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा कहेंगे कि इस पे जो भी x डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो जीरो हो गए होंगे, और जो y डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो भी जीरो हो गए होंगे। तो x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है भाई? वो है कूलम फोर्स, दैट इज ऑल्सो टी साइन अल्फा के बराबर है। जो, क्योंकि सारे फोर्स अगर इक्वल करना है तो जो राइट में है उसको लेफ्ट के बराबर कर दिए। अब कूलम फोर्स को लिखे के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। मानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है। ठीक बात है। इज इक्वल टू टी साइन अल्फा।
चलो यहाँ तक अगर ठीक है, तो एफ वाई लिखा जाए, एफ वाई आ जाएगा टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। और हमारा जो दो मास है जिसके बीच में जो सेपरेशन का एंगल है वो यहाँ पे माना गया है 2 अल्फा। ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएं और इसको इक्वेशन 1 लिखे, इसको इक्वेशन 2 लिखें, तो आगे कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा आएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एम जी, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एम जी, दैट इज कूलम फोर्स जो भी है बाई जितना भी एम जी जो कि वर्टिकल फोर्स है। तो ये वेक्टोरियली बहुत आसानी से दिख भी रहा था कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ये अगर अल्फा है तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है बाई जो वर्टिकल फोर्स होगा वही होगा tan अल्फा, और इक्वेशन से भी डिराइव किए। चलो ठीक है। अब जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए, अब डाइलेक्ट्रिक में जब डाल दिए तो अब ये डाइलेक्ट्रिक में डालने के बाद कूलम का कुछ फोर्स चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? और डाइलेक्ट्रिक कुछ एक कैसा है, कुछ एक ऐसा लिक्विड है जिसका डेंसिटी भी अपने को दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया है डाइलेक्ट्रिक का? डाइलेक्ट्रिक का डेंसिटी दिया हुआ है 800 kg मीटर पर क्यूब। सो दिस इज 800 kg मीटर पर क्यूब। चलो ठीक है। अब फिर से एक बार एफबीडी बनाएंगे इस केस के लिए जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिए हैं, तो नीचे की तरफ एमजी तो आएगा और यहाँ पे टेंशन एक तो बनेगा, और फिर से यहाँ पे कूलम फोर्स बनेगा, पर ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको लिखूं, हमारा एफबीडी कैसे बना, ऊपर एक बॉयंट फोर्स, नीचे एक एम जी। बॉयंट फोर्स क्योंकि लिक्विड में डाले तो लिक्विड की वजह से कुछ बॉयंट फोर्स आएगा उस पर, है कि नहीं? दैट इज वी रो जी, रो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। और टेंशन इस डायरेक्शन में बनाए, ये अभी भी अल्फा है और यहाँ पे कूलम फोर्स। ठीक है। अब ध्यान दो, ये अभी भी अल्फा है। फिर से मेरे पास सेकंड सिचुएशन के लिए भी ऐसा ही कंडीशन था कि अभी भी अल्फा, 2 अल्फा जो पहले एंगल था दोनों स्फीयर के बीच में, दोनों स्ट्रिंग से जो स्फीयर अटैच है इसके बीच में जो एंगल पहले था, जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए उसके बाद भी वो एंगल उतना ही रह गया। इसका क्या मतलब है कि tan अल्फा का जो पहले वैल्यू आया था और tan अल्फा का जो अभी वैल्यू, नया वैल्यू निकालेंगे, वो एक्चुअली में फर्स्ट केस में जो आया था और जो अभी आएगा जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए हैं तो वो सेम आएगा। ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाकर सारे फोर्सेस को जीरो करके tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है। तो किया जाए। अब अब मेरे पास टेंशन का फिर से कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में टी साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ गया टी कॉस अल्फा। ठीक है। और यहाँ पे फोर्स जैसे बैलेंस होगा वो होगा कूलम फोर्स इज इक्वल टू टी साइन अल्फा, और यहाँ पे एफ वाई हो जाएगा टी कॉस अल्फा, ये अल्फा लिखना है, टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी माइनस बी। ठीक है। जहाँ पे बी क्या है, बी वी रो जी है। और यहाँ से मेरे पास tan अल्फा का रिलेशन आता है एफ सी, दैट इज द कूलम फोर्स इन द डाइलेक्ट्रिक। तो इस बार मैं इसको एफ डैश देता हूँ, इस बार जब कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं, जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दिए हैं तो एफ डैश सी लिखते हैं। और अब डिस्कस करेंगे कि कूलम फोर्स में क्या चेंज आएगा जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए तो। आफ्टर एडिंग टू द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा कूलम फोर्स का, क्या होगा नया कूलम फोर्स, है ना? तो समझो, अब जब डाइलेक्ट्रिक में डाल दिए तो इसका चार्ज तो क्यू ही है। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक में डालने के बाद इस पे जब के क्यू स्क्वायर बाई, इसके बीच में डिस्टेंस अभी भी एक्स ही है, क्योंकि अल्फा जितना पहले था डाइलेक्ट्रिक में डालने के बाद भी अल्फा उतना ही है, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा, ये स्ट्रिंग का लेंथ तो उतना ही है जितना पहले था। अब ये एक्स, अगर हम चाहते हैं कि अल्फा ये सेम रहे, तब तो ये डेफिनेटली ऐसा होना होगा कि ये एक्स भी पहले के ही जितना बराबर हो, ये दोनों के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अभी भी एक्स ही हो। ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर से एफ डैश सी आया, पर इस बार के में थोड़ा सा, के को थोड़ा सा एक्सपैंड करो पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन और आर, रिलेटिव रिलेटिव जिसको रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक वैल्यू भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वही एप्सिलॉन नॉट आर भी है। और यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट आर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश सी।
और ये होगा नया कूलम फोर्स। नया कूलम फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज हो गया, कितने से? एप्सिलॉन नॉट आर जितना वैल्यू से। ठीक है, तो इस एफ डैश सी की जगह अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। इस एफ डैश सी की जगह अब कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? नया वाला कूलम फोर्स का वैल्यू, और चेक करेंगे कि क्या आता है ना। सो tan alpha from the first condition was fc by mg, tan alpha from the second condition जैसा आया वो आया f dash c by mg minus v rho g। f dash c को लिखे fc by epsilon naught r by mg minus v rho g। tan alpha दोनों ही केस 1 जब डायलेक्टर के बाहर था, केस 2 जब डायलेक्टर के अंदर डाल दिया गया, दोनों टाइम बराबर है अल्फा, तो tan अल्फा भी बराबर है। सो एफ सी बाई एम जी इज इक्वल टू एफ डैश सी बाई एम जी माइनस वी रो जी। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आता है एफ सी बाई एम जी इज इक्वल टू एफ सी बाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम जी माइनस वी रो जी। एफ सी कैंसिल हो जाएगा, जी जी और जी सारे टर्म में इक्वल है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम माइनस वी इंटू रो। ठीक है, अब ये रो लिक्विड है, ये बात ध्यान रहे। यहाँ से 1 बाई एम आता है, 1 बाई एम को एम लिख देंगे जब जब रेसिप्रोकेट करेंगे, तो रेसिप्रोकेट करके इसको मैं एम लिख दूंगा, एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर एम माइनस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एम भी तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, दैट इज गिवन टू अस एज 21, और जो लिक्विड का जो डेंसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 800। तो पूछता है कि सॉलिड का जो सॉलिड है, जो स्फीयर है, उसका क्या डेंसिटी है। ठीक है, सो 1 बाई 21 इज इक्वल टू 1 माइनस 800 बाई रो ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1 by 21 minus 1 by 21 will be 800 by rho of solid। अब यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आएगा एक 20 by 21 is equals to 800 by rho of solid, and rho of solid will be, यहाँ से ये कट गया 40 टाइम्स में, 800 and 4 1 4 4 2 8 840 kg per meter cube। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे कहता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड 840 है? तो ये ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो गया? बिल्कुल रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स पहले था एफ सी, बाद में हो गया एफ सी बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बिल्कुल रिड्यूस हो गया, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन अनचेंज? ये वाला तो गलत हो गया उस हिसाब से। और टेंशन जो हमें कहता है कि स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज। क्या पहले जितना टेंशन था, क्या अभी भी उतना ही टेंशन है? अच्छा, तो ये किसी भी एक एक को पकड़ के एनालाइज किया जा सकता है। यहाँ पे ये इक्वेशन पकड़ लो, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या आएगा? T इज इक्वल टू एफ सी बाई साइन अल्फा। ठीक है, और फाइनल में ये वाला इक्वेशन पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? T इज इक्वल टू एफ सी डैश बाई साइन अल्फा। तो एक्चुअली में टेंशन भी डिक्रीज किया। यहाँ पे कैसा रिलेशन बनता है एफ सी डैश और एफ सी का? एफ सी बाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो मैं ऐसा कहूंगा कि टेंशन भी डिक्रीज कर गया इन कंपैरिजन टू जितना पहले टेंशन था। पहले एफ सी बाई साइन अल्फा था, अब एफ सी बाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा है। सो डी इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि टेंशन तो डिक्रीज कर गया, और ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जब बॉयंट फोर्स आने की वजह से अब स्ट्रिंग में उतना प्रेशर, उतना टेंशन नहीं होगा, उतना खिंचाव नहीं होगा जितना पहले था जब डायरेक्ट्रिक नहीं था, जब उसमें बॉयंसी फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और 2021 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि दो पॉइंट चार्ज लिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू बाई रूट 3, और उसको प्लेस किए एक्स वाई प्लेन में। कहता है कि
ओरिजिन जो है वो 0,0 पॉइंट पे है, ये माइनस क्यू वाला, और जो प्लस क्यू रूट बाई रूट 3 है ये 2,0 पे है रिस्पेक्टिवली। हमें कहता है कि दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल। अच्छा, इक्विपोटेंशियल का सवाल है ये। इक्विपोटेंशियल सर्कल मतलब इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम होगा, साथ साथ में इसके इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर भी होगा। ये दो कंडीशन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या दो कंडीशन डिस्क्राइब किया अभी अभी, कि पहला तो भाई कि पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, potential will be same at all the points on the surface, and the second is that electric field is perpendicular। electric field same हो ऐसा ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा definite नहीं है, पर electric field is perpendicular to to every point on the surface। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार माइनस क्यू के वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है, एक बार प्लस क्यू बाई रूट 3 के वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा नेट पोटेंशियल। अपने को क्वेश्चन में कहता है कि इस सर्कल पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है भाई, जीरो ही है, तब पोटेंशियल इक्वल तो है माना, पर ये भी कह दिया कि जीरो है, विद ए सेंटर एट बी कॉमा जीरो, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो b कॉमा जीरो है, ऑल लेंस आर मेजर इन मीटर। तो कहता है इस सर्कल का रेडियस बताओ, b का वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं, आसान सा प्रॉब्लम है, जो भी मुझे कन्वीनियंट दो पॉइंट लगेगा उस दो पॉइंट को मैं ले लूंगा पोटेंशियल, उस पे पोटेंशियल जीरो कर दूंगा, और वहां से इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे जो भी डिस्टेंस है। तो ऐसा मानते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ये वाला यहाँ तक, फिर से इसको बनाया जाए, कौन सा डिस्टेंस x मान लिए, जब तक सर्कल जो जो पार्ट से सर्कल स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से पहले तक, यहाँ तक, ये x मान लिए। अब सर्कल के अंदर में ये जो है ये तो रेडियस है इसका, और ये जो हमें ऑलरेडी एक और इन्फॉर्मेशन दिया है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि प्लस क्यू बाई रूट 3 का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, दैट इज गिवन टू अस एज 2। ये 2,0 पे है ये वाला चार्ज, तो दिस डिस्टेंस इज 2, क्योंकि माइनस क्यू ओरिजिन पे था, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया। एक और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो सेंटर है इसका ये b कॉमा जीरो है। इसका क्या मतलब हो गया कि यहां से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल का जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है। अरे यार सर्कल हट गया, फिर से बना लेते हैं। ये x है यहाँ तक, और यहाँ तक ये है 2, और ये जो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट b कॉमा जीरो भी है, ये है एक्चुअली में यहाँ से b डिस्टेंस दूर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, सबसे जो कन्वीनियंट लगे वो पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, और दोनों पे पोटेंशियल निकाल करके x और b का वैल्यू निकालेंगे, और वहीं से रेडियस भी आ जाएगा, b माइनस एक्स इज रेडियस, रेडियस इज व्हाट, b माइनस एक्स, ये b माइनस क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस है, और x सर्कल के जस्ट स्टार्ट होने के पहले तक का डिस्टेंस है, तो ये जब माइनस किए तो बीच वाला रेडियस आया कि नहीं आया, तो r इज इक्वल टू बी माइनस एक्स का है, और वी ए लिखे, वी ए इज इक्वल टू, दोनों v माइनस क्यू के वजह से भी लिखना पड़ेगा, और दोनों और प्लस क्यू बाई रूट 3 पॉइंट चार्ज की वजह से भी लिखना पड़ेगा। इसकी वजह से आएगा माइनस के क्यू बाई एट पॉइंट ए एक्स, है ना, और इसके वजह से आएगा के क्यू बाई रूट 3 एट पॉइंट ए। अच्छा, क्यू बाई रूट 3 का ए से कितना डिस्टेंस है, 2 माइनस एक्स है कि नहीं, 2 माइनस एक्स, क्या हमें दिख रहा है, क्या क्या बहुत अच्छे से ये दिख रहा है कि क्यू बाई रूट 3 की तरह 2 तक हो गया, और ए तक जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो एक्स है, तो ए से चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 2 माइनस एक्स। के क्यू तो कॉमन ले लूंगा माइनस, और यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वो जीरो है, क्योंकि ये सर्कल पे ही कोई एक पॉइंट है, और हमें कहा था सर्कल पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो लेना है, तो इस पे जीरो लिए और लिखे के क्यू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, के क्यू को लेफ्ट साइड ले जाके माइनस 1 बाई एक्स बाई 1 बाई रूट 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो।
दिस विल बी √3 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। और ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 2√3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस √3, और x हो जाएगा 2√3 बाई 1 प्लस √3। ठीक है, x डिस्टेंस आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट पे ले लेता हूं ताकि b वाला जो पॉइंट है, ये जो b डिस्टेंस है, ये भी निकालने के लिए एक और इक्वेशन लेना ही पड़ेगा। तो एक और इक्वेशन पॉइंट b पे पोटेंशियल निकाल के ले लेते हैं, और इस पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वापस माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, वापस प्लस क्यू बाई √3 की वजह से निकालेंगे, और दोनों के वजह से वापस जीरो कर देंगे, क्योंकि b भी वही पॉइंट है जो सर्कल पे ही लाई करता है कि नहीं। तो माइनस क्यू का जो इससे डिस्टेंस है वो कितना है, वो एक्चुअली में है x प्लस 2 इंटू रेडियस, x प्लस 2 इंटू रेडियस। सो k ऑफ माइनस क्यू बाई एक्स प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है, b माइनस एक्स, है कि नहीं। तो b माइनस एक्स प्लस k क्यू बाई √3, और इसका q बाई √3 का जो डिस्टेंस है इससे, वो कैसे निकाले, q बाई √3 तक का पता है डिस्टेंस 2, और ये डिस्टेंस b है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस तो b माइनस 2 हो गया, b माइनस 2, और ये प्लस रेडियस कर देंगे, तो b माइनस 2 प्लस रेडियस, दिस इज इक्वल टू 0। रेडियस की जगह मैं b माइनस एक्स लिखूंगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, k माइनस क्यू बाई एक्स प्लस 2 इंटू बी माइनस एक्स प्लस के क्यू बाई √3 इंटू बी माइनस 2 प्लस बी माइनस एक्स, राइट। यहाँ से इक्वल टू 0 किए, और अब फिर से कॉमन लेंगे के क्यू, और x का वैल्यू ऑलरेडी आ गया है, पर x के टर्म्स में b को निकालेंगे और फिर x का वैल्यू पुट करेंगे, वरना x का वैल्यू पुट करते ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सवाल। तो x का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, प्लस 1 बाई √3 इंटू 2b माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू (2b minus x) which is equals to √3 into 2b minus x minus 2। सही है, यहाँ तक सही है। अब अपने को थोड़ा और पेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें इसको ही सॉल्व करना है। So this will be 2b minus x which is equals to √3 into 2b minus x minus 2, है कि नहीं। यहाँ से 2b को मुझे एक साइड रखना, b को मुझे एक साइड रखना है, और बाकी सारा टर्म को एक साइड रखना है। तो 2√3b यहाँ ले आए, और x को उस साइड ले गए, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2√3, एंड 2b के जगह 1 माइनस 2b तो कॉमन आ गया, बचा 1 माइनस √3, और x यहाँ कॉमन आ गया, बचा 1 माइनस √3 माइनस 2 बाई √3, और यहाँ से b आ जाता है x इंटू 1 माइनस √3 माइनस 2 बाई √3 बाई 2 इंटू 1 माइनस √3, ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई 2 माइनस √3 बाई 1 माइनस √3, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट करेंगे और b का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू आया था 2√3 बाई 1 प्लस √3, x का वैल्यू आया था 2√3 बाई 1 प्लस √3, इंटू 2 नीचे है तो 2 कैंसिल हो गया, और √3 बाई 1 माइनस √3 इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब एलसीएम निकालना है और सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 3, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3 इंटू √3, और यहाँ आ जाएगा √3 इंटू 1 प्लस √3। सही बात है, और एक पेज चाहिए। सही बात है यहाँ तक, ठीक है। इसको आगे ले चले, क्या आया था, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अंदर जा रहा है, माइनस 3 हो रहा है, माइनस √3 और माइनस 3, ठीक है। नीचे आ रहा है माइनस 2, तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, और मेरे पास माइनस ऑफ 2 इंटू 3 बाई माइनस 2 बचा, माइनस टू कैंसिल किए, b का वैल्यू 3 आया।
सही बात है। अब b का वैल्यू 3 आ गया तो क्या मेरे को रेडियस नहीं मिल जाएगा? रेडियस था b माइनस एक्स, याद है कि नहीं सबको? तो b x की जगह अब मैं जो भी ये वैल्यू है पुट करूंगा और रेडियस भी निकाल लूंगा 2√3/1 + √3। यहाँ से 3 × 1 + √3 -2√3/1 + √3 ऐसा कुछ एक इक्वेशन बनेगा। 3 - 3√3 -2√3/1 + √3 and this will be इसको यहाँ ले चले क्या, यहाँ पे जगह है, तो this will be 3 - √3/1 + √3 और अच्छा यहाँ पे प्लस ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा। तो 3√3 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 1 + √3 और बाहर आएगा 1 + √3 एंड दी रेडियस विल बी इक्वल टू √3। रेडियस क्या आया? √3 के बराबर आया, जो कि 1.732 भी होता है। तो यहाँ पे रेडियस 1.732 लिखना था और b 3 लिखना था और ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2021 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी एक बार देखें और सॉल्व करें, है ना? सॉल्व करें इसको भी। 2021 में जो क्वेश्चन आया था क्या कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब किया गया E क्रॉस B बाई म्यू नॉट से। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है। कहता है कि S का डायमेंशन बताओ इन सबसे किससे मैच कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये चार्ज, एनर्जी, करंट, चार्ज, एनर्जी, वॉल्यूम, पावर, एरिया, फोर्स, लेंथ और टाइम का ही कुछ ना कुछ यूनिट है। तो मुझे इस पूरे टर्म को जरूर सबसे पहले कुछ एक ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जो या तो चार्ज हो, जो या तो एनर्जी हो, जो या तो फोर्स हो या पावर एरिया हो, ई बी और म्यू नॉट को। अच्छा, अब डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी फॉर्मूला मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि डायमेंशनली हर एक फॉर्मूला करेक्ट है। तो मैं ई को लिख दूंगा F/Q, सही बात है, और बी को लिख देंगे म्यू नॉट इंटू IdL/r², जो कि बायट सवाट लॉ भी है। और क्रॉस और नहीं क्रॉस होना या नहीं होना उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिलहाल सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस हो रहा है। तो म्यू नॉट कैंसिल हो गया उस हिसाब से। अब मैं चाहता हूं कि अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो लेंथ का टर्म एक लेंथ के टर्म से कैंसिल हो जाएगा यूनिट वाइज, और करंट लाने के लिए Q/T कर देंगे तो T एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब Q/T करंट आ गया तो मैं यहाँ पे F/I इंटू टी और इंटू में I/R, तो I फिर से कैंसिल हो गया। क्या बन रहा है लास्टली इक्वेशन? फोर्स बाई टाइम इंटू डिस्टेंस, ऐसा कुछ एक डायमेंशनल रिलेशन बन रहा है। कैसा कोई ऑप्शन है? एनर्जी, चार्ज, करें, फोर्स, लेंथ, टाइम, ये बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी जे एडवांस में ही पूछा गया था। नेक्स्ट करते हैं 2022 का एक क्वेश्चन और समझते हैं क्या कैसे करना है। कहता है कि एक हेक्सागन है जिसका साइड लेंथ a है, ठीक है भाई। फिर कहता है कि क्यू चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स एक, और यहाँ पे जो पॉइंट पे रखा हुआ है इस पे जो चार्ज रखा है वो एक्स है। अब एक्स क्वेश्चन में अलग अलग दिया, एक बार क्यू, एक बार माइनस क्यू, एक बार 2Q और एक बार -3Q। और हमें कहा कि भाई इस अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे बताओ कि इस पोजीशन पे जब अलग अलग चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे क्या क्या होगा अलग अलग केस में, और पोटेंशियल भी बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं इसका कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो O से Q का कितना डिस्टेंस है ये मुझे बताना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इस हेक्सागन में यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा, और क्योंकि ये हेक्सागन है तो हमें पता है कि हर एक एंगल, इंटरनल एंगल 60 डिग्री होता है क्योंकि टोटल 6 भाग में डिवाइडेड है। अच्छा, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला ट्राइंगल से बनाए, और बीच वाले लाइन को जब ज्वाइन किए, बीच वाले लाइन से जब ये जो पॉइंट है, जो क्यू पॉइंट है, ये जिस लाइन में है ये एक्चुअली में सेंटर को मीट कर रहा है, ये एक्चुअली में बाइसेक्टर है इस लाइन का। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर ए है तो ये हो गया डिस्टेंस a/2। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये हो गया 30। क्या ये लेंथ नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये लेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a/2 tan सेकंड, कन्वर्ट करते हैं tan 30 इज इक्वल्स टू a/2 बाई ये जो रिक्वायर्ड लेंथ है इसको मान लिए x। सो x इज इक्वल्स टू a/2 और
tan डिवाइड होगा tan 31/√3, सो √3 a/2। हमें कह दिया कि Q जो है Q जो O से डिस्टेंस है वो एक्चुअली में इक्वल है को किस पॉइंट से, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से, जब हेक्सागन से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो आ गया, ये आ गया √3a/2। तो भाई चार्ज का ओ पोजीशन से कितना डिस्टेंस हुआ, चार्ज का ओ से कितना डिस्टेंस हुआ, हो गया √3a/2 इंटू 2, है कि नहीं। ऐसे क्यों बनाए, चार्ज यहां बनाना चाहिए, ये डिस्टेंस इंटू 2। अच्छा, कंफ्यूजिंग हो गया क्या ये थोड़ा, इसको ठीक से बनाया जाए। दिस डिस्टेंस इज √3a/2 और ये उसके ही बराबर है, तो ये भी √3a/2। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट O, है ना, ये हो गया 2 इंटू √3 इंटू a/2, दैट इज √3a। ये हमारा हर एक टाइम चार्ज से जितना सेंटर तक, सेंटर जो पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो निकाल लिए। अब पोटेंशियल आराम से निकाल लेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया भाई, है कि नहीं। चार्ज से अगर डिस्टेंस आ गया सेंटर का, तो अब तो क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, एक और एनालिसिस बैठाते हैं, इस बार फोर्सेस का एनालिसिस बैठाएंगे। जब ओ पे मान लेते हैं तो मुझे फोर्स बनाना है, तो इस क्यू की वजह से जो फोर्स होगा वो एक्चुअली इस क्यू की वजह से उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जितना फोर्स होगा, इस चार्ज की वजह से उतना ही फोर्स इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों अब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली अब सिर्फ जो बचेगा मेरे पास, ये वाला चार्ज बचेगा और ये वाला एक्स पे जितना चार्ज है वो बचेगा। बाकी चार्जेस से मुझे मतलब नहीं है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहा हूँ। तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ओ पे, जब चार्ज एक्स पे क्यू है और एक बार जब एक्स पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो एक बार एक्स पे जब चार्ज क्यू है तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ओ पे, और एक्स पे जब चार्ज माइनस क्यू है तो इस बार बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे। तो एक्स पे जब चार्ज क्यू है तो भाई ये चार्ज और ये चार्ज तो इक्वल हो गया, फिर से इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ पर डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो इसके वजह से भी जीरो हो जाएगा ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जब माइनस क्यू रखे तो इस बार इस प्लस क्यू के वजह से डायरेक्शन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ है। ठीक है, और इस माइनस क्यू की वजह से भी अट्रैक्टिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसका मतलब कि टूवर्ड्स डी माइनस क्यू चार्ज होगा। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअली में ओ पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा। यहाँ से इसको, ये तो जीरो है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से एक बार प्लस क्यू की वजह से करते हैं और उसको ही ऐड करते हैं माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उससे, के क्यू लिख, है कि नहीं, सही बात है। तो प्लस क्यू की वजह से कितना होगा भाई, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है, ओ से चार्ज के बीच का लेंथ, जो क्या आया था, एक्स क्या आया था, याद है कि नहीं सबको, एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू ए आया था, प्लस के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो क्यू पे चार्ज रखने की मुझे वापस से जरूरत नहीं है। मैंने क्यू पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसी लिए, तो उस वजह से ही तो डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया है कि नहीं। सो के क्यू 2k³ by x square, that is √3a square, that is 3a square. So 2 by 3 k³ a square. क्या ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, इस टर्म में लिखा है कि k को पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कर दिया जाए, a स्क्वायर लिखा जाए और इंटू 2/3 किया जाए। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैच करते हैं, q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने को कहता है कि अगर x पे 2q चार्ज है, x पे -3q चार्ज है, तो क्या पोटेंशियल कितना है ये बताओ इस बार। तो ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ये तो और भी आसान है। एक बार क्या बोला, x पे जब 2q चार्ज है तो पोटेंशियल बताओ O पे, और क्या बोला दूसरी बार कि x पे जब -3q चार्ज है तो पोटेंशियल बताओ O पे, है कि नहीं। और पोटेंशियल के लिए मुझे इसको स्केलर एडिशन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ कोई मुझे मतलब है नहीं।
तो मैं डिस्टेंस ऑलरेडी जानता हूँ हमारे ज्योमेट्री के एनालिसिस के हिसाब से, है ना, दैट इज रूट थ्री रूट थ्री सारे ही चार्ज का ओ से रूट थ्री ही। और नेक्स्ट बात जो मैं जानता हूँ कि पोटेंशियल अगर ओ पे मैं निकालूं तो क्या आएगा, के इंटू टू क्यू बाई के क्यू बाई आर, सो के क्यू बाई रूट थ्री, के क्यू बाई एक्स, जो हमारा चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये इस चार्ज की वजह से हो गया। अब बाकी के क्यू चार्जेस की वजह से भी होगा। वो कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार, सो प्लस 5 के क्यू बाई रूट थ्री, राइट, ऐसा ही कुछ आएगा। और ये आ जाएगा 7 के क्यू बाई रूट थ्री, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू क्यू इंटू 7/√3। ये तो हमारा हो गया जब चार्ज कितना था एक्स पे, 2q था। अब नेक्स्ट होगा जब एक्स पे -3q चार्ज है, और इस टाइम जो पोटेंशियल निकालेंगे वो निकालेंगे k इंटू -3q/√3, ठीक है। और प्लस करेंगे 5 k/√3। ये तो चार्ज, ये जो 5 चार्ज है इस पे तो कोई बदलाव नहीं आया, ये वाले चार्ज पे सिर्फ बदलाव आया, तो पोटेंशियल सिर्फ इसके वजह से है जो डिफरेंट है। और यहाँ पे जो आएगा वो होगा 2k3, 5 - 3 2 हो गया, 2k3/√3। और यहाँ से मैं k का वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करूँ और 2 से 2 को कैंसिल करूँ तो आएगा नीचे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3, और ऊपर में एक चार्ज q। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 3q/4√3 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा, कोई भी वैल्यू हमारा माइनस में तो नहीं आया किसी भी पोटेंशियल के लिए, तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया। सी के लिए क्या कहता है कि 7/√3 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सी इज करेक्ट है। सी ही सी जैसा दिख रहा है हमारा ये वाला टर्म, 7/√3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ए कहाँ गया, यहाँ पे ए भी तो होना चाहिए, √3a है डिस्टेंस इसके बीच में, √3a और ऊपर q, तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, 7q√3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देयरफॉर सी और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। आसान सा क्वेश्चन था, और एनालाइज कर लिए, आधा काम कर लिए, और बाकी का आधा काम कर लिए ज्योमेट्री का एनालिसिस करके। 2022 का एक और सवाल है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल पूछा था, और ये फ्लक्स का क्वेश्चन है कि चार्ज इस तरह से कुछ एक आइसक्रीम वाले शेप के जैसे स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। तो अपने को पूछता है कि ये जो नीचे वाले सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना है। एक बात पे बहुत गौर करो कि ये चार्ज बिल्कुल ही सेंटर पे प्लेस्ड है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ऊपर जा रहा होगा उतना ही नीचे भी जा रहा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ही तो फ्लक्स होता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक नीचे कोण लेता और एक ऊपर कोण लेता, ठीक है, और बोलता यहाँ पे एक चार्ज क्यू है। सबसे पहले इस केस के एनालाइज करते हैं, फिर हमारे इस केस में चलेंगे। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ पाते हैं कि फ्लक्स टोटल जो है, अब ये इनक्लोज्ड है भाई, ये फिगर इनक्लोज्ड है, तो फ्लक्स टोटल जो है, और ये सरफेस 1 मान लेता हूँ, ये सरफेस 2 मान लेता हूँ, तो फ्लक्स टोटल जो है वो हो जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। अब अगर कहे कि फ्लक्स 1 के थ्रू बताओ तो बोलेंगे जितना टोटल है उसका आधा ऊपर वाले सरफेस से गया होगा, आधा नीचे वाले सरफेस से गया होगा, क्योंकि चार्ज बिल्कुल बीच में प्लेस्ड है। तो ये हो गया q/2 एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स 2 की वजह से कितना है, टू के थ्रू, वो भी q/2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली हमारे इस केस में ये फर्स्ट सरफेस मान लूं, ये सेकंड सरफेस मान लूं, तो फर्स्ट सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही सेकंड सरफेस से भी जा रहा है। टोटल फ्लक्स यहाँ भी q/एप्सिलॉन नॉट ही है। और किसी भी एक सरफेस से अगर हमें कहता स्फेरिकल वाले पार्ट से कितना जा रहा है, स्फेरिकल वाले पार्ट से, है ना, हेमिस्फेरिकल पार्ट से, तो वो भी q/2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखते। या फिर हमें जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोन वाले पार्ट से कितना जा रहा है, तो वो भी q/2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे। कहता है कि n q/6 एप्सिलॉन नॉट से इसको रिलेट करो और n का वैल्यू बताओ। तो भाई n का क्या वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 आया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आता है एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, चैप्टर से ही ये भी क्वेश्चन है। तो
हमने अगर पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद से एक बार पॉज करके सॉल्व लगाया करा जाए, खुद का एक बार आइडिया लगाया जाए कि ये आइडिया हमारे दिमाग में आता है इसको सॉल्व करने का, और फिर जब मैं करूं तो उसके बाद चेक किया जाए कि मेरा आइडिया कैसे डिफरेंट है या मेरा आइडिया कैसे सेम है। ठीक है, और अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर द इनर शेडेड। अच्छा, मैं अब कहानी बता ही देता हूँ। ये जो अंदर वाला रेडियस है ये 1 है, ये जो बाहर वाला रेडियस है ये कितना है, आर बी, ये पता नहीं है, ये इसके हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी है वैरीज फ्रॉम द रेडियल डिस्टेंस रो इज इक्वल टू के बाई आर। अब अंदर जो ये स्फीयर है इसके अंदर चार्ज डेंसिटी वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, मतलब अगर रेडियस के रेडियली वैरी करता है, मतलब अगर रेडियस छोटा हो तो वहां पे चार्ज भी कम होगा, और किसी दूर वाले डिस्टेंस पे किसी पॉइंट में जाए तो वहां पे चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये स्फीयर है। अच्छा, और हमें जो चार्ज डेंसिटी का रेडियस के साथ रिलेशन दिया हुआ है फॉर स्फीयर ए, अंदर वाला स्फीयर ए है और बाहर वाला बी है, तो वो है के, रो ए इज इक्वल टू के इंटू आर, फिर के इज पॉजिटिव। कहता है कि स्फेरिकल शेल बीम जो कि आउटर रेडियस, जिसका आउटर रेडियस आर बी है, अब इसके लिए बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी, और जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी रो बी है। अब यहाँ पे भी इस यहाँ पे भी जो जो मटेरियल है यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी उसका वैरी कर रहा है, पर इस बार इनवर्स रिलेशन है चार्ज डेंसिटी का जो बी वाला सरफेस है उसके लिए, दैट इज 2k बाई आर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज कम रहा है, उसमें चार्ज डेंसिटी कम रहा है बी वाले स्फीयर में। अच्छा, तो ऐसी ऐसी कहानी है कि ए वाले स्फीयर में जितना चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है वो ऐसा है, बी वाले स्फीयर में जो चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है वो ऐसा है। आर ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, आर बी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है हर एक ऑप्शन में, और कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कहानी बताओ जो जो पूछा है। ठीक, सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा इसका आगे का कहानी। अब यहाँ पे मैं दो पहले स्फीयर बना लूंगा, एक बार ए रेडियस का एक बार बी रेडियस का। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड बी। कहता है कि ये बताओ कि क्या आउटसाइड बी सारे ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर सारे ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऐसा बताना है मुझे हमारे इस कंडीशन के हिसाब से, तो क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा बी के जस्ट बाहर। बी के अगर जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाए तो उस पे जितना फ्लक्स होगा, जितना फ्लक्स होगा वो ई डॉट ए होगा, और जितना उसके अंदर चार्ज इंक्लोज है, लेट्स सपोज वो क्यू इंक्लोज है बाय एप्सिलॉन नॉट। ए यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो बनाए हैं, है ना, ये जो बनाए हैं सरफेस जिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका एरिया होता है हमेशा। और क्यू इंक्लोज इसी सरफेस के अंदर जितना आर ए वाले स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है, उसके बाहर वाला जो आर बी सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है, वही वो क्यू इंक्लोज है। तो सबसे पहले तो क्यू इंक्लोज निकाला जाए। क्यू इंक्लोज निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब समझो, यहाँ पे मैं आर ए रेडियस बना लेता हूँ। अब ये क्या है, ये तो एक स्फीयर है भाई, और इस स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है। तो एक थिकनेस लेते हैं डी आर का, और इस पे बताते हैं कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, अगर इसका चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम, जितना चार्ज डेंसिटी दिया था पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो रो है। ठीक है, एंड और जब स्फीयर ए की बात कर रहे हैं तो उस टाइम रो ए के इंटू आर है। क्या के इंटू आर ही था, के इंटू आर। और ये जो थिकनेस लिए ये लिए डी आर। ठीक है, और ये किसी एक डिस्टेंस आर पे ये एक छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट लिए, एक स्फीयर ही लिए जिसका थिकनेस डी आर है। अब इस स्फीयर का जिसका रेडियस आर है, जिसका थिकनेस डी आर है ना, इसका कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r² इंटू डी आर, इज द वॉल्यूम, इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ऑफ द स्फीयर, है ना। और इसी को अगर मैं
रो dv कर दूं तो इसमें जितना छोटा सा चार्ज है वो कितना स्टोर होगा वो मिल जाएगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर ऑफ द ए स्फीयर ए। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही dv से मल्टीप्लाई किया तो dq आया। dq को लिखेंगे अब k इंटू आर, क्योंकि रो ए k इंटू आर ही है। यहाँ से ये चीज मैंने यहाँ लिखा और 4πr² इंटू डी आर। सही बात है। और इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, रेडियस जब तक 0 नहीं है और रेडियस जब तक 1 नहीं हो जाता, क्योंकि आर ए का वैल्यू हमने 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल टोटल स्फीयर के रेडियस में इंटीग्रेट किए इसको, और 0 चार्ज है सेंटर पे और टोटल चार्ज है क्यू इस जब क्यू इस पूरे ए वाले स्फीयर में, है ना। तो क्यू ए विल बी इज इक्वल्स टू के इंटू आर टू पावर 4 इंटू 4 पाई। 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 0 से 1 इसको मुझे लिमिट पुट करना है। तो क्यू ए विल बी, क्यू ए कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा के इंटू पाई। सही बात है। वैसे ही अब मैं इसके बाहर वाला जो क्यू बी सरफेस है इसके लिए निकालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रेडियस, एक रैंडमली एक रेडियस लेंगे जिसका रेडियस आर मानेंगे, और इस पॉइंट पे एक स्फीयर बनाएंगे और इसका थिकनेस डी आर लेंगे फिर से जैसा पहले लिए थे। तो यहाँ पे एक स्फीयर बना दें, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है ये फिर से मैं डी आर ले लूंगा इस, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में स्फीयर बी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी फॉलो होगा वो रो बी फॉलो होगा, जो कि दिया हुआ था कितना, 2k/r, 2k/r। सही बात है। अच्छा, अब इसमें जितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए मैं डी क्यू इज इक्वल टू डी वी इंटू रो बी, रो ऑफ चार्ज डेंसिटी बी करूंगा। dv फिर से मैं यहाँ पे 4πr² dr लिखूंगा, जो कि स्मॉल थिकनेस के स्फीयर का वॉल्यूम है, और रो v की जगह लिखूंगा 2k/r, r से r कैंसिल हो जाएगा। ये बना dq का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से मैं dq को इंटीग्रेट करूंगा 0 से qb तक, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक रखूंगा, इस बार रेडियस में कहाँ से कहाँ तक रखूंगा भाई, इस बार रेडियस में 1 रखूंगा सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि स्फीयर ए जब खत्म होता है तभी तो स्फीयर बी स्टार्ट होता है। तो इनिशियल रेडियस जो लोअर लिमिट है जो इस इंटीग्रेशन का रेडियस के लिए वो 1 होना चाहिए, और जो अपर लिमिट है वो आर बी होना चाहिए। आर बी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आर बी का वैल्यू क्या दिया है। तो 8k/r²/2, और इसका लिमिट पुट किए 1 से आर बी, और जितना चार्ज सिर्फ बी वाले पार्ट में स्टोर्ड है ना, सिर्फ जितना चार्ज इस वाले पार्ट में स्टोर्ड है, दिस इज क्यू बी। और ये आ जाएगा 8k/r/b² माइनस 1/2। सही बात है। हमें जो पहला ऑप्शन बोला था वो ये बोला था कि ये बताओ कि जस्ट बी वाले स्फीयर के जस्ट बाहर वाले सरफेस में क्या सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बी के जस्ट बाहर वाले स्फीयर में एक गॉसियन सरफेस बनाए और उस पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि 0 आता है कि नहीं, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बना था। यहाँ से E डॉट ए जब मैं लिखूं और Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूं, तो इस बार भाई Q इनक्लोज दोनों ही Q ए और Q बी दोनों के वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस लिखूंगा। और एरिया को जब डिवाइड करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आफ्टर पॉइंट बी आ जाएगा, जहाँ पे एरिया उस स्फीयर का रेडियस है, उस गॉसियन सरफेस का रेडियस है जो मैंने जस्ट आफ्टर पॉइंट बी यहाँ पे ऐसे ऐसे इमेजिनरी सरफेस माना, ठीक है। और इसका जो, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस ही है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इन 4πr/b²। तो इसके जगह लिखेंगे 4πr/b²। अब आर बी क्यों ले रहे हैं रेडियस, क्योंकि बी के जस्ट बाहर देख रहे हैं, बी के जस्ट वाला बाहर वाला पॉइंट ऑलमोस्ट बी वाला ही पॉइंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्यू ए
plus QB by epsilon naught into A, that is this area. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज A पुट करूं तो लिखेंगे K इंटू पाई, और RB था √3/2, है ना। तो QB निकालने के लिए सबसे पहले मुझे RB को √3/2 पुट करना पड़ेगा। तो 8K पाई इंटू √3/2 होल स्क्वायर, दैट इज 3/2, और नीचे 2 था तो 4 हो गया, 1/4, 1/2। यहाँ से 8K पाई आएगा, नीचे 4 LCM, 3 minus 2 1, 1/4, 4 to 8। तो दिस इज 2K पाई, जितना चार्ज B में स्टोर है अगर उसका रेडियस दिया हुआ है √3/2। ठीक बात है। अब 2K पाई तो चार्ज B यहाँ पे इतना स्टोर है, पर जितना A में निकाले थे याद है कि नहीं, वो K पाई निकाले थे, तो 3K पाई हो गया टोटल इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन इनटू A। कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गॉसियन सरफेस एक बनाए जो B वाला, वहां पे 0 आ जाए, ऐसा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0 एवरीवेयर आउटसाइड B इज रॉन्ग। नेक्स्ट, RB जब 3/2 है तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड B K बाय एप्सिलॉन नॉट है क्या। अब इस बार पोटेंशियल निकालने बोला, जैसे पहले चार्ज निकालने बोला था, अब पोटेंशियल निकालने बोला है। अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, ये RA हो गया, ये RB हो गया, और ये जस्ट आफ्टर पॉइंट B वाला सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा सेंटर से। ठीक है, और बोलूंगा कि एक बार, और KQ टोटल बाई दिस डिस्टेंस दैट इज RB, जस्ट आउटसाइड RB, तो RB ही है इसका रेडियस, है ना। जस्ट अगर एक पॉइंट है जो जस्ट आउटसाइड RB है, उसका रेडियस RB ही है, उसका डिस्टेंस सेंटर से RB ही है। K इंटू Q टोटल इज नथिंग बट QA प्लस QB। ठीक है, और बाई RB, दैट इज जो हमें बोला है लेने को 3/2, तो 3/2 लिख लेंगे। तो K इंटू, अच्छा 3/2 पे अब जितना चार्ज होगा सबसे पहले QB ये बताना पड़ेगा। ये K अलग है, ये K कांस्टेंट दिया हुआ है, हमारा ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला K। चार्ज बताते हैं अब फिर से, जो रिलेशन यहाँ पे आया था ये वाला, इसमें RB की जगह इस बार 3/2 पुट के करके चार्ज बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे QB इज इक्वल्स टू 8K पाई इंटू 3/2 होल स्क्वायर इज 9/4 इंटू 2 इज हाफ, ऐसा आ गया, हाँ, माइनस 8K पाई, यहाँ से नीचे आएगा 8 ही, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5/8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5K पाई। सही बात है, तो QB इज 5K पाई। चलो, अब इसको पुट करेंगे और फाइनल वैल्यू आएगा 6K पाई बाई 3 इंटू 2, 3 2 जो 6, और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दूंगा, पाई इंटू 4, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, so K by epsilon naught is the potential at just outside the point B। तो K by epsilon naught है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन कहता है कि RB अब 2 लो, और अब बताओ कि टोटल चार्ज कितना है। ठीक है भाई, मतलब कि जस्ट RB को QB वाले इक्वेशन में पुट करना है, QB निकालना है और QA से ऐड कर देना है। तो RB को जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4/2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2, एंड 2 से जाएगा 8 4 टाइम्स में, दैट इज ये हो जाएगा 12K पाई। जब RB 2 हो तो 12K पाई आएगा QB, और QA तो भाई K पाई आया था, तो 13K पाई होगा टोटल चार्ज। यहाँ क्या बोला, 15K पाई, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए एग्जामिनेशन में लिखना अच्छे से क्लियरली बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि हम कोई कोई पार्ट बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले जो लिखे थे वो क्लियरली दिख रहा है। RB is equals to 5/2, then magnitude of the electric field just outside B is 13 pi K by epsilon naught।
कहता है कि आर बी अगर 5/2 है, अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी क्या है। अच्छा, अब आर बी 5/2 रखना है, फिर से क्यू बी निकालना है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलो करें। तो यहाँ से क्यू बी आ जाएगा। जब 5/2 रखेंगे तो 25/4 आएगा, और इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 8k π RB² 2, 8k π RB² 2 माइनस हाफ इज QB। अब यहाँ पे मैं RB की जगह 5/2 रखूंगा। 8k π विल बी, जिससे कहता है ऐसा, 5² 2² इज 4, 4 2 8 माइनस हाफ। यहाँ से मेरे पास जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा 25/8, 25 माइनस 4/8, है कि नहीं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, पाई के इंटू 21, ऐसा कुछ एक रिलेशन आया। और जो क्यू ए है वो एक्चुअली में पाई के है। जो टोटल चार्ज हो गया वो हो गया पाई के प्लस 21 पाई के, दैट इज 22 पाई के, है कि नहीं। अब यहाँ से इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बोला बी, तो एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। गॉस लॉ, यहाँ से गॉस लॉ लगा करके यहाँ से सॉल्व किए तो, या फिर क्यू टोटल बाई के क्यू टोटल बाई R² भी कर सकते थे, वो भी काम करता, क्योंकि स्फीयर के बाहर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड k3/R² होता है। ऐसा ही कर सकते थे। अच्छा, जस्ट आउटसाइड आउटसाइड भी बोला, तो क्यू टोटल लिखे क्यू ए प्लस क्यू बी, और उसकी जगह लिख सकते हैं 22 पाई के डायरेक्टली। क्यू टोटल यहाँ से आ गया है बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए बी जो हो जाएगा वो बाहर वाले स्फीयर का रेडियस है, जो गॉसियन सरफेस है, 4πRB², जिसका रेडियस RB। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, और के तो हमारा भाई वो वाला कांस्टेंट है जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ एप्सिलॉन लिखे, या RB² लिखे। क्या ऐसा कुछ आ रहा है? 13πk/ε0, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। 13πk, 2 2 2, 11k/2ε0 RB², ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, RB का भी तो वैल्यू दिया है ना, तो RB का वैल्यू 5/2 पुट करेंगे, 11k/2ε0 5²/2², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22/25 k/ε0। ऐसा भी कुछ एक ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन